आप सभी को नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर आपका स्वागत है। साहित्य से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित आरोह जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तिका है कक्षा 11 की, उसके पद्यखंड के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज की कविता जो है वो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आँखें, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले ये पंक्तियाँ जो दी गई है पल्लव की भूमिका से वो पढ़ते हैं। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, यानी सस्वर सर के साथ में होने चाहिए। जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। यानी उन शब्दों का जो है वो चयन बहुत ही सुंदर रूप में किया जाए। यहाँ पर ये कवि सुमित्रानंदन पंत बताना चाह रहे हैं। देखिए, सुमित्रानंदन पंत का परिचय पढ़ते हैं। इनका मूल नाम जो था वो था गोसाई दत्त। फिर इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। सम्मान इन्हें मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण। पद्म भूषण का ध्यान रखें, सबसे ऊंचा जो पुरस्कार है हमारे देश का भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और अंतिम आता है पद्मश्री। इनका निधन जो हुआ है 1977 में हुआ। छायावाद के प्रमुख स्तंभ यानी 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रसाद पंत, निराला वर्मा, उनमें पंत का नाम भी आता है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि है। चितेरे यानी प्रकृति का चित्र बनाने वाले जैसे। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है, यानी प्रकृति और मनुष्य के बीच में कैसे संबंध होते हैं उनको यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप में दिखलाया है। आगे देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है, यानी कविता को बदलाव कैसे लाए कविता में वो स्वीकार करते थे। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था, यानी आकर्षित कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। यानी ये ऐसे कवि हैं जो छायावाद में भी आते हैं, प्रगतिवाद में भी और प्रयोगवाद में भी। इनके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया, अर्थात गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा उन्होंने। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनके रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन भी किया है। प्रस्तुत कविता वे आँखें, अब जो हमारी जो कविता जो पढ़ रहे हैं उसका सारांश पढ़ रहे हैं हम। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। देखिए, प्रगतिशील दौर ऐसा था जिसमें समसामयिक मुद्दे पर वहाँ पर कविताएं लिखी जा रही थी। जैसे किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उनकी वह हक के लिए कविताएं लिखना, मजदूरों के लिए कविताएं लिखना, ऐसे भाव थे। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत यानी स्वतंत्र भारत में भी किसानों को कैद में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती हैं और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती हैं। जैसे समाज 2 वर्गों में धनिक और निर्धन वर्ग में बटा हुआ था, तो उसी वर्ग को यहाँ पर दिखलाती है। अब देखिए, हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले।
सरीखी यानी समान, दारुण यानी घोर, निर्दय कठोर, चितवन यानी दृष्टि, बेदखल यानी हिस्सेदारी से अलग करना, कारकुन यानी जमींदारों के कारिंदे, कुर्क यानी नीलामी, बर्धो यानी बैलो, घरनी यानी घरवाली या पत्नी। अब देखिए इस कविता को पढ़ते हैं हम। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। यहाँ पर बात हो रही है किसानों की आंखों की बात हो रही है। देखिए अंधकार की गुहा सरीखी यानी ऐसा लगती है कि अंधकार की गुफा है उसके समान दिखती है उनकी आंखें। उन आंखों से डरता है मन, उनकी आंखें यदि हम देखें ना तो उनसे बहुत डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, क्यों डर लगता है? क्योंकि यदि हम उनकी आंखों में देखते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ दुख ही, तकलीफ ही, दर्द ही दिखाई देता है। दैन्य यानी गरीबी का दुख का नीरव रोदन यानी कोई बिना आवाज़ किए जिस प्रकार से रो रहा हो वो उनके नेत्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा यानी ये देश स्वाधीन हो चुका था तो यहाँ के रहने वाले भी सब स्वाधीन हो गए, स्वतंत्र हो गए। ये स्वतंत्र किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। यानी ये किसान भी जैसे स्वतंत्र हुआ लेकिन अभिमान भरा आंखों में इसका, इसके भी आंखों में अभिमान है कि मेरा देश स्वतंत्र हो चुका है और उसके लिए उन्होंने भी सहयोग दिया। छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन आज राजनेता जो थे वो उन्हें मझधार यानी एक किनारे वह उन्हें छोड़कर आज संसार कगार सदृश वह खिसका यानी बीच मझधार में ही उन्हें छोड़कर और संसार तो पूरे किनारे हो गया यानी उनकी कोई हक की बात कुछ भी नहीं बोलता। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन तिन से। यानी ये जमींदारी प्रथा का यहाँ पर वह बात हो रही है यहाँ पर कि लहराते हुए खेत दृगों में, जो खेत पहले उनके खुद के थे और वो जिस प्रकार से वह खेती करता था और उनके नेत्रों में वह लहलहाती फसल की हरियाली दिखी जाती थी, हुआ बेदखल वह अब इनसे, जमींदारी प्रथा के कारण वह उन खेतों से बेदखल हो गया, वो खेत उनसे छीन लिए गए। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली उस जिनके त्रिन त्रिन से, एक एक तिनके की हरियाली से भी उसके जीवन में बहुत ही खुशहाली छाई रहती थी। आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुन की लाठी से जो गया जीवन में ही मैं मारा। देखिए अब यहाँ कह रहे हैं आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, वह सबके आँखों का तारा था पहले, लेकिन कारकुन की लाठी से जो गया जीवानी में ही मारा। अब यहाँ पर जिस प्रकार से आंदोलन वगैरह उस समय हो रहे थे उनकी बात हो रही है कि वह उनकी लाठी से ही मारा गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुपती वह, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उस समय उसका घर बार भी बिक गया और महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। जब खेती से अधिक लाभ नहीं मिल सका तो कर्ज लेकर वह खेती करने लगा और कर्ज नहीं चुकाने के कारण, ब्याज नहीं चुकाने के कारण यहाँ पर महाजन ने एक कौड़ी तक भी नहीं छोड़ी उसके। और रह आँखों में चुपती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी यानी जो बैलों की जोड़ी जो थी उसकी साथी बनी हुई वो भी उनसे कुर्क हो गई थी, वहाँ से सरकारी आदेशों के द्वारा वो भी उससे हड़प ली गई और रह कर वह उनकी आंखों में याद के रूप में बार बार चुभती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यानी उजरी, यहाँ पर गाय की बात हो रही है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुआने आने देती, पहले जो उनके घर में गाय थी वह गाय भी उस किसान के अलावा और किसी को भी दुहाने के लिए पास तक नहीं आने देती थी, लेकिन वह भी उससे छीन ली गई। तो ऐसी स्थिति में वह अब उनको याद कर रहा है। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, जो सुख की खेती जो लहलाती थी वो भी आंखों में नाचा करती थी, यानी खुशी की उमंग देखी जाती थी आंखों में, आज वो भी उजड़ चुकी है। यानी अब कुछ भी नहीं बचा किसान के पास में। बिना दवा दर्पण के घरनी सवर्ग चले, आंखें आती भर देख रेख के, बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देखिए
कितना दुखपूर्ण क्षण है कि बिना दवा दर्पण के घरनी यानी पत्नी, बिना दवा दर्पण के घरनी, क्योंकि घर में पत्नी की भी तबीयत सही नहीं थी, वो भी बीमार थी, तो उसको ना तो कुछ दवा का वह इंतज़ाम नहीं कर पाया, इसलिए स्वर्ग चली गई, आंखें आती भर। आज उनको उसकी आंखें, उनको उसकी पत्नी को याद करते हुए उसकी आंखें भर आती है, उस किसान की आंखें। देख रेख के बिना दूध मुही, और दूध मुही जो बच्ची थी उसकी, वो बिना किसी देख रेख के कारण बिटिया 2 दिन बाद ही मर गई, अर्थात उसकी माँ की मृत्यु के 2 दिन बाद ही उसकी बेटी की भी मृत्यु हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब देखिए, घर में केवल एक पुत्रवधू थी, वो भी विधवा थी, अर्थात इसके पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी थी, पतोहू। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब देखिए, यहाँ पर लक्ष्मी के रूप में थी वो भले, लेकिन यद्यपि पति घातिन, क्योंकि पति के घात से वह, पति के दुख के कारण वो भी दुखी थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब जब एक बार कोतवाल ने उसे भी बुलवा दिया, तो अब वह अपनी इज्जत बचाने के डर से वह कुएं में एक दिन मर गई वो भी। खैर पैर की जूती जोरो, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। अब देखिए, खैर यानी खैरियत, पैर की जूती, जोरू, न सही एक दूसरी आती, ये सभी तो कोई बात नहीं, एक जाने के बाद पश्चात दूसरी फिर से आ सकती थी, जैसे पैरों की जूती है, खैरियत है, और जोरू यानी पत्नी का भी कहा, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती जाती। लेकिन उनका जवान बेटा जो है ना, उनको वह याद करते हुए कहते हैं कि सांप लौटने लगता है, उनकी फटती छाती भी फटने लगती है, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ होती है उस किसान को। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। यानी जो पहले जो उस सुख का संसार था, उसकी याद, स्मृति यानी याद जो आंखों में आती है, क्षण भर एक चमक है लाती, और उसकी आंखों में एकदम से खुशी की, उमंग की चमक आ जाती है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, और उनका मन जो है, चितवन यानी मन, वो शून्य में चला जाता है, तीखी नोक सदृश बन जाती है, और ऐसे चुभने लगती है जैसे तीखी कोई नोक उसके हृदय में चुभ रही हो, वो सब बातें उनको याद आती हैं। तो देखिए, ये कविता जो है वो करुण रस हम कह सकते हैं, किसान की दयनीय अवस्था पर ये कविता लिखी गई है। इसमें प्रसाद गुण है, गेय शैली है, भाषा यहाँ पर खड़ी बोली में लिखित है ये रचित कविता, और मुक्त छंद में ये कविता हम कह सकते हैं ये लिखी गई कविता है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ा है, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।